अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे कोलीग्स और मेरे व्यूअर्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। अ, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। सबसे पहले तो एक जैसे मौसम है, सर्दियों का मौसम है, लोग जो है कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ मॉडर्न सोसाइटीज़ में अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम की जाती है, लवाज़मात खाए जाते हैं, फ्राइड फूड खाए जाते हैं और फ्राइड फूड हो गए, उसके अलावा टिक्के हो गए, टिक्के और कोरमा, बिरयानी जितने भी मैं नाम ले लूँ, जिनमें खूब मसाले डले हुए होते हैं। अ, लोग खूब पेट भर-भर के खा तो लेते हैं, लेकिन उनकी जो नॉर्मल रूटीन है, उसमें ना तो एक्सरसाइज़ होती है, ना उसके लिए कोई प्रिकॉशंस होते हैं, ना वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। बस वो चाहते हैं कि सामने खाना आए और हम खाना शुरू कर दें। स्पेशली हम पंजाबी लोग, हम खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस के ऊपर। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है? गैस्ट्राइटिस एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ, जिस भी वर्ड के आगे ITIS लग जाए, आइटिस, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोज़िश, ठीक है? और गैस्ट्राइटिस जो है, गैस्टर जो है वो मैदे का मेडिकल नेम है। तो मैदे की जो है सोज़िश को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब मैदे की सोज़िश जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है इरोसिव और एक होती है नॉन इरोसिव। इरोसिव का मतलब आप समझ गए होंगे, जो अ, अंदर तक चली जाती है, जो तोड़-फोड़ करती है और नॉन इरोसिव जो है वो तोड़-फोड़ किए बगैर अपना काम कर जाती है। तो इरोसिव जो गैस्ट्राइटिस है, उसको डायग्नोज़ करने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी की जाती है, जिसमें हमें बाकायदा वुंड्स नज़र आते हैं, अल्सर्स नज़र आते हैं, इरोज़न नज़र आती हैं मैदे की अंदरूनी लाइनिंग के अंदर। तो हम इरोसिव जो है इरोसिव गैस्ट्राइटिस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? 3 टाइप्स पहली टाइप हो जाती है एनसेड गैस्ट्राइटिस, ठीक है? दूसरी टाइप आपकी आ जाती है स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस, थर्ड टाइप आपकी आ जाती है अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस। तो हम एक-एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले तो आपकी आ जाती है अ, एनसेडिस एनसेड गैस्ट्राइटिस। एनसेड्स बेसिकली क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन ड्रग यूज़ की जाती है स्पेशली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, वो होती है एस्पिरिन। और एस्पिरिन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो खून को पतला करती है। और खून जब पतला होता है और उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि अगर आप एस्पिरिन को नेट पे भी सर्च करें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखें, तो उसमें आता है जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी मैदे और आंतों के अंदर ब्लीडिंग करवा रही होती है वो। अगर क्रॉनिक यूज़ हो रहा हो, क्रॉनिक मीन प्रोलॉन्ग यूज़ हो रहा हो, काफ़ी अरसे से वो यूज़ कर रहे हों, तो उसमें फिर ये होता है कि वो जो मैदे की अंदरूनी लाइनिंग है, अंदरूनी तह है, उसको जो है वो डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मैदे का जो तेज़ाब है, जो एक अल्लाह ताला ने कुदरती अमल बनाया है, हमारे मैदे के अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है। यानी एक बलगमी मादा सिक्रीट होता है, जो हमारे मैदे को बिल्कुल भी जलने नहीं देता, वरना हमारे मैदे में इतना तेज़ तेज़ाब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसकी पीएच 2 से 3 तक होती है, कि अगर हम अपना ही हाथ अपने मुँह के ज़रिए मैदे तक लेके जाएँ,
और 1-2 मिनट बाद जब बाहर निकाले तो सिर्फ़ हड्डियाँ निकलेंगी, हमारा पूरा गोश्त गल चुका होगा। तो इतना तेज़ तेज़ाब होता है और फिर भी अल्लाह की कुदरत ये है कि हमारा मैदा जो है वो बिल्कुल भी अ, डैमेज नहीं होता उस बलगमी मादे की वजह से। लेकिन जब एनसेड्स जैसे कि एस्पिरिन एस्पिरिन जब खून को पतला कर देती है, तो वो फिर जो अंदरूनी तह है उसको कमज़ोर कर देती है जिसकी वजह से तेज़ाब जो है वो फिर अ, वहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है और वहाँ पर ज़ख़म बनाना शुरू कर देता है, अल्सर्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है? और उसके बाद जो है अ जब अल्सर्स बन जाते हैं फिर गैस्ट्रोस्कोपी होती है तो हमें बाकायदा अल्सर्स नज़र आते हैं। मैं इसमें कुछ पिक्चर्स भी ऐड करूँगा, स्लाइड्स भी ऐड करूँगा जिससे आपको वो चीज़ क्लियर नज़र आएगी कि वो किस तरह वो चीज़ नज़र आती है हमें। फिर उसके बाद ये तो हो गई हमारी एनसेड्स की एनसेड्स उसके बाद आप एलोपैथिक में अंदर चले जाएँगे तो एलोपैथिक में आपको जो है वही आपको ओमेप्राज़ोल दे देंगे उसके बाद या फिर सक्रोफेट का सॉल्यूशन दे देंगे या H2 ब्लॉकर्स दे देंगे, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स दे देंगे, बट वो फॉर द टाइम बिंग ट्रीटमेंट है। फिर सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस जो है वो बहुत ख़तरनाक शक्ल ले लेता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में हो, तो 18 से 20 घंटे के अंदर उसको स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस जो है वो उसको अ जो क्या कहते हैं स्ट्रेस की वजह से होता है क्योंकि उसके सिस्टम्स काम नहीं कर रहे होते सही से। अब स्ट्रेस रिलेटेड जब गैस्ट्राइटिस होता है, अब गैस्ट्राइटिस के अंदर फिर क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जब अल्सर्स बनते हैं। अब जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसमें क्या-क्या होता है, उस बंदे को जो है वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अगर क्रॉनिक केस है तो अनीमिया हो जाता है, अनीमिया में चला जाता है और उसके बाद ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही बॉडी के ऑर्गन्स को, तो मल्टीपल ऑर्गन्स का जो है लॉस ऑफ फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, उनका काम वो काम करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी और लिवर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इसके अंदर, जिगर और गुर्दे इस स्ट्रेस में बहुत स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद कोएगुलेटोपैथी मीन्स खून जमना शुरू हो जाता है खून की नालियों के अंदर और ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। उसके बाद सीएनएस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो हमारा ब्लड जो है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। पूरे तरीके से जो हमारे ब्रेन को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं जाता। तो हमारा कन्फ्यूजन और डिज़ीनेस, वीकनेस, लेथार्जी ये सारी कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है अब इसके अंदर जो है थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक अच्छा इससे पहले जो अभी हमने किया स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस के अंदर एक बड़ी जिसको क्या कहते हैं टिपिकल चीज़ है कि वो बहुत डायग्नोस्टिक होती है। उसमें होते हैं कर्लिंग अल्सर्स। कर्लिंग अल्सर्स उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कर्लिंग अल्सर्स कैसे होते हैं, कि उसमें कर्लिंग अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस पे। अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस अल्कोहल आपको पता है कि ऐसा सॉल्वेंट है जिसको किसी भी चैनल, किसी भी सेल के चैनल की ज़रूरत नहीं होती एब्ज़ॉर्प्शन के लिए। वो डायरेक्टली जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जब वो एब्ज़ॉर्ब होना शुरू होता है तो वो आपके सारे सिस्टम्स में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब वो आपके स्टमक में जाता है तो स्टमक के अंदर जाके भी वो बहुत सारे इस तरह की यानी स्टमक के अंदर भी
वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहाँ पर भी अब जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो स्टमक को डैमेज भी करना शुरू कर देता है। अब जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, अब उनमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है, वो होती है अ, हेमेटोमेसिस, यानी अ, जो है खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं उनको। अपर जीआई ब्लीडिंग, यानी जीआईटी ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, हेमेटोमेसिस होती है, खून की उल्टियाँ होती हैं। और फिर एक और चीज़ साइन जो होता है इसका, वो जो है वो मेलिना होता है। मेलिना ये होता है कि वो मेलिना की पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊँगा, व्हाट इज़ मेलिना बेसिकली, कि जो इंटरनल ब्लीडिंग स्टमक में हो रही होती है, उसके साथ जब या ब्लड के अंदर जो आयरन होता है, आयरन जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एक ब्लैक कलर फ़ॉर्म कर लेता है और फिर जब वो एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो बिल्कुल ब्लैक डार्क स्टूल होता है, टार की तरह बिल्कुल। तो वो भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊँगा इसमें डिस्कशन के अंदर, तो आपको देख के आइडिया होगा कि मेलिना कैसा होता है। वैसे तो जितने भी ये जो एरोसिव गैस्ट्राइटिस के केसेज़ होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर सिम्पटम्स आएँ, तो इनमें सिम्पटम्स क्या होते हैं? एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती इनको बिल्कुल भी। इनको एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, एपिगैस्ट्रिक यानी आपकी ये जो हड्डी ख़त्म हो रही है सेंटर वाली, और जो सॉफ्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, इसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। यहाँ पे इनको पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हेमेटोमेसिस, यानी खून की उल्टियाँ, मेलिना, ये चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सिर्फ़ एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी करने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस पे। नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस के अंदर जो है सबसे बड़ी बात, अच्छा एक और चीज़, जो हमने ये एरोसिव गैस्ट्राइटिस किया था, हाँ सॉरी, नॉन एरोसिव गैस्ट्राइटिस जो है वो हिस्टोलॉजिकली जो है हम उसको डायग्नोस करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी उसकी देखी जाती है कि सेल्स सही से फंक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि इरोजन नहीं हो रही, ज़ख्म ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे, तो वो जो है सेलुलर लेवल पे ये काम हो रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहली टाइप जो उसकी है, उसमें हमारे पास आ जाती है, एक तो आपकी उसमें पहली टाइप इरोसिव की जो है, वो आती है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती हैं ये। और एच पाइलोरी जो है, इससे पहले वाला हमने जो किया था, अ जो था अ, अल्कोहलिक और स्ट्रेस। स्ट्रेस और अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस जो है वो स्टमक के फंडल रीजन को अफ़ेक्ट करते हैं मोस्टली। फंडस जो है वो अपर रीजन होता है स्टमक का, वो उसको अफ़ेक्ट करते हैं। जबकि एच पाइलोरी जो है वो एंट्रम जो स्टमक एक पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है, वो उसके ऊपर अफ़ेक्ट करता है। और नॉर्मली अगर जब हम उसको देखें, तो हमें एच पाइलोरी एंट्रम के सरफेस के ऊपर मिल जाते हैं। अगर हम उसको अ, जो है एंडोस्कोपी के थ्रू थोड़ा-सा हम पार्ट निकाल के देखें, फिर तो हमें उसमें एच पाइलोरी क्लियरली नज़र आता है। नो बट एंडोस्कोपी के बाद अगर उसमें भी हमें एच पाइलोरी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन गैस्ट्राइटिस के सिम्पटम्स हैं, तो हमें बायोप्सी की तरफ जाना पड़ता है। और बायोप्सी की तरफ जब हम जाते हैं, तो फिर उसमें हम मल्टीपल टेस्ट करते हैं। मल्टीपल टेस्ट के अंदर जो है पॉज़िटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट आता है। उसमें आईजीजी एंटीबॉडीज़ आ रही होती हैं, ठीक है? फिर फीकल एंटीजन टेस्ट आता है। फीकल एंटीजन टेस्ट मीन्स जो है फीसिस के अंदर जो है एंटीजन्स आ रहे होते हैं। एंटीजन्स बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, जो एच पाइलोरी की होती हैं।
ठीक है, फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ टीस क कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, कन्फर्म करने के लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, फिर एक और टेस्ट होता है जो इतना कॉमन नहीं है, वो है रैपिड यूरिएज टेस्ट। रैपिड यूरिएज टेस्ट के अंदर ये होता है कि उसके अंदर जो है पीएच जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और जो है पीएच जो है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एच पाइलोरी इज़ पॉज़िटिव। ठीक है, अब एच पाइलोरी एंट्रम को अफ़ेक्ट करता है, फिर उसके बाद ये है कि एच पाइलोरी को अगर हम बायोप्सी करके माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो हमें उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, उसमें हमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, उसमें हमें प्लाज़्मा सेल्स मिलेंगे। तो ये इस जो हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेसिकली, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज़्मा सेल्स, ये सब हमें वहाँ पे मिलेंगे, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म का काम कर रहे होते हैं। वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन फैले ना उस जगह से, उस जगह उस उसको उस ये भी मैं आपको जो है ये स्लाइड के अंदर जो है बाकायदा एरो के साथ वो हिस्सा दिखाऊँगा जहाँ पर उन्होंने जो हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज़्मा सेल्स, उन्होंने उसको एच पाइलोरी को एक जगह पे बंद करके रखा हुआ है, ताकि वो स्प्रेड ना करे। ठीक ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पर्नीशियस अनीमिया गैस्ट्राइटिस। अब पर्नीशियस अनीमिया गैस्ट्राइटिस बड़ा यूनिक सा नेम है। पर्नीशियस अनीमिया और गैस्ट्राइटिस का क्या ताल्लुक हो सकता है? अब इसमें ताल्लुक ये होता है कि हमारे और ये किस पार्ट को अफ़ेक्ट कर रहा है? ये भी फंडस के पार्ट को अफ़ेक्ट कर रहा है, यानी स्टमक के अपर पार्ट को अफ़ेक्ट कर रहा है और वहाँ पर 2 चीज़ें सीक्रेट हो रही होती हैं। एक चीज़ जो सीक्रेट हो रही होती है इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा एसिड। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो विटामिन बी 12 की एब्ज़ॉर्प्शन है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होती है और अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वहाँ पे कोई डैमेज हो रहा है या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर ज़ाया होना शुरू हो जाएगा, विटामिन बी 12 एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। एसिड ज़ाया होने की वजह से फिर क्या होगा, एसिड जब ज़ाया होगा, एसिड तो अ, एक और जो है जिसको हम हार्मोन कहते हैं, जो अदर देन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा और फिर ये जो है एक कंडीशन आती है एक्लोरोहाइड्रिया। अब एसिड जो है वो ज़ाया हो रहा है और गैस्ट्रिन रिलीज़ हो रहा है, तो एक्लोरोहाइड्रिया हाइड्रिया मीन्स के एब्सेंस ऑफ एसिड, एब्सेंस ऑफ एसिड, एसिड नहीं है, डाइजेशन नहीं हो पा रही एसिड की वजह से, ठीक है? अब जब एसिड नहीं है और गैस्ट्रिन रिलीज़ हो रहा है मुस्तकिल, तो गैस्ट्रिन क्या करेगा कि गैस्ट्रिन वहाँ पर छोटे-छोटे जो क्या क्या कहते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर्स बना देगा, यानी कैंसरस ट्यूमर्स बना देगा और वो और नीचे परफ़ोरेट करके एक कंडीशन कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा मीन्स एडिनो मीन्स ग्लैंड और कार्सिनो मीन ग्लैंड से कार्सिनोमा। तो वो उसको एडिनोकार्सिनोमा की तरफ ले जाएगा। फिर इसके अंदर जो है एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका अगर गैस्ट्राइटिस आपका ठीक नहीं हो रहा, आप सही से उसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, तो उसमें फिर ये होता है कि जो अ, आपके इन्फेक्शन है, वो मेटास्टेसाइज़ कर जाता है आपके इंटेस्टाइन्स में और इंटेस्टाइन्स में जाके जब वो अपना काम करना शुरू करते हैं, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर भी वुंड्स बनाना शुरू कर देते हैं
और इंटेस्टाइनल कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर उसके बाद अ, एक चीज़ हाँ, मुझे ये ऐड करनी थी कि जिन पेशेंट्स के अंदर अ ये पर्नीशियस एनीमिया वाला जो केस है विटामिन बी 12 डेफ़िशिएंसी वाला, अगर वो हाइड्रिया तक चले गए हैं और फिर भी ट्रीट नहीं हुआ, तो उनमें 4 टू 5 फ़ोल्ड्स चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको एडिनोकार्सिनोमा हो जाए। यानी स्टमक के ग्लैंड्स का कैंसर हो सकता है उनको। तो इसमें 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो फंडस से स्टार्ट होती हैं, ठीक है? जिसमें हमारी सबसे पहली कंडीशन जो थी, वो थी स्ट्रेस स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस जो आपके फंडस के रीजन को अफ़ेक्ट कर रही होती है, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो है आपका पर्नीशियस एनीमिया गैस्ट्राइटिस ये भी फंडस के रीजन को अफ़ेक्ट कर रहा होता है और एच पाइलोरी जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस जो है वो आपके एंट्रम के रीजन को अफ़ेक्ट कर रहा होता है। ये भी मैं स्लाइड के अंदर बाकायदा उसको हाइलाइट करूँगा कि एंट्रम कौन-सा पार्ट होता है और फंडस कौन-सा पार्ट होता है। और ये पैथोलॉजिकल लेक्चर्स के साथ अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मैं हर सिस्टम को एनाटॉमी के हर सिस्टम को सेपरेटली आपको जो है उसके ऊपर लेक्चर्स बना के जो है आपको शेयर करूँगा, ताकि आपको उनमें उनको जो फिज़ियोलॉजी और पैथोलॉजी को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे बेसिकली मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड तो एमबीबीएस का था, बट नाउ आई एम अ डीएचएमएस डॉक्टर और तो कुछ जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो हमारे इस गैस्ट्राइटिस की कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा काम करती हैं। उसमें हमारे पास आ जाती हैं नक्स वोमिका आ जाती है, फिर उसके बाद हमारे बेल्डोना आ जाती है, पल्सटिला आ जाती है, फिर कार्बोवेज आ जाती है, चैना आ जाती है, लाइकोपोडियम आ जाती है, एनाकार्डियम आ जाती है, कोलोसिंथेसिस आ जाती है, एंटीमोनियम क्रूडम आ जाती है, आर्सेनिकम एल्बम आ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है नेट्रम कार्ब आ जाती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम आ जाती है, बिस्मथ आ जाती है, ठीक है? कोल्चिकम आ जाती है, फिर नेट्रम फॉस आ जाती है और ये इसकी जो है गैस्ट्राइटिस की रेमेडी अ, बेस्ट रेमेडीज़ में से हैं ये। बट एक चीज़ हमेशा माइंड में आपको रखनी है कि गैस्ट्राइटिस जो है, जैसे मैंने सिम्पटम्स कुछ बताए, वो सारे सिम्पटम्स एक साथ नहीं शो करता। अ, हर रेमेडी होम्योपैथिक की सिम्पटम के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो ये मेजर रेमेडीज़ हैं और अ, आपके सिम्पटम्स के हिसाब से ये रेमेडीज़ चेंज होती रहती हैं, ठीक है? इन्हीं रेमेडीज़ को कि कौन-सी रेमेडी कहाँ पर काम करेगी, कौन-सी की रेमेडी किस कंडीशन में काम करेगी, कौन-सी रेमेडी खट्टे-ढिकारों में काम करेगी, कौन-सी रेमेडी एपिगैस्ट्रिक पेन में काम करेगी, कौन-सी रेमेडी आपके फ्लैचुलेंस या एब्डोमिनल डिस्टेंशन में काम करेगी। तो ये सब जो है ये मैंने बेस्ट रेमेडीज़ बताई हैं। अ, फिर भी फ़र्दर आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ और तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज हमने डिस्कस किया गैस्ट्राइटिस को। गैस्ट्राइटिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इरोसिव पार्ट, नॉन इरोसिव पार्ट। इरोसिव पार्ट के अंदर जो है यानी तोड़-फोड़ हो रही है, इरोज़न हो रही है, उसके अंदर हमारे पास कौन-कौन सी आ जाती हैं, एनसाइड गैस्ट्राइटिस आ जाता है, उसके बाद स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस आ जाता है,
अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस आ जाता है। फिर उसके बाद नॉन इरोसिव पार्ट के अंदर हमारे पास एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस आ जाता है और पर्नीशियस एनीमिया गैस्ट्राइटिस आ जाता है। तो मैं स्लाइड्स भी होपफुली साथ ऐड करूँगा इसके अंदर लेक्चर के अंदर, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो विद डायग्राम्स। और जो है प्लीज़ आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे आप लोगों की एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स ईज़ी लगते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेज़ हों, तो वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और अपना ख़्याल रखिए और अपने घरवालों का ख़्याल रखिए। और जिस तरह का इस वक़्त मौसम चल रहा है, कोशिश कीजिए कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कवर रखिए। जिस तरह का हमारा टॉपिक था गैस्ट्राइटिस, तो ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाइए। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो हम लाल मिर्च खाते हैं, खाने में अक्सर डलती है, लाल मिर्च डलती है। लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में होती है और जब वो पाउडर फॉर्म में जब हमारे स्टमक में जाती है, तो वो ईज़िली जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है म्यूकोज़ा को। तो आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ वो हमें अल्सर्स की फॉर्म में ले आती है। तो उसके बाद जो है इसका सबसे अच्छा हल ये है कि गो फॉर ग्रीन चिलीज़, फ्रेश चिलीज़। आप हैलापिनोज़ ले लो, आप सिंपल चिलीज़ ले लो। आप जो है उसको ग्राइंड कीजिए और उसको खाने में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ्रेश चिलीज़ जो हैं वो डाइजेस्टिबल होती हैं, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये एक मेरा पर्सनल रेमेडी है आप लोगों के लिए कि इससे इंशाल्लाह आपका हार्ट-बर्न वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब इजाज़त दीजिए और प्लीज़, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मैं अपने व्यूअर्स से तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस तब होता है जब मेरे अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर्स, मेरे कोलीग्स मेरे वीडियोज़ को लाइक करने के बावजूद मेरे वीडियोज़ को शेयर नहीं करते। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और साथ वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी फ्यूचर वीडियो जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह। अच्छा, जाते-जाते मुझे एक बड़ा फ़नी सा जोक आ गया है इसी टॉपिक के ऊपर, गैस्ट्राइटिस के ऊपर, कि गैस्ट्राइटिस के अंदर डेफ़िनेटली फ्लैशुलेंस भी होती है। और अक्सर औरतों का या लोगों का, औरतों का, मर्दों का, जिनको अवेयरनेस नहीं होती, उनकी एक कंप्लेन ये होती है, हाय हाय वे गैस जिहड़ी है मेरी दिमाग ते चढ़ गई है। भाई, गैस दिमाग पे कैसे चढ़ सकती है? आपका जीआईटी का कौन-सा पार्ट जो है वो दिमाग से डायरेक्ट रिलेटेड है कि वो गैस दिमाग पे चढ़ गई? तो वो गैस दिमाग पे नहीं चढ़ती, वो सिर्फ़ आपका स्टमक डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है, जिसकी वज़ह से आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो काइंडली अपने जो करीबी रिलेटिव्स हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनको समझाएँ कि गैस कभी भी दिमाग पर नहीं चढ़ती। ठीक है? और दूसरी एक और बात कि ज़रा-सा भी उनको एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ये दिस इज़ एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रिक पेन जब भी होता है, वो कहते हैं, हाय नी दिल मेरा बह गया, हाय मैनू हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अ, जब भी पेशेंट आपको कहे कि मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है, तो वो कभी भी कार्डियक पेन नहीं होता। वो हमेशा आपकी स्टमक से रिलेटेड पेन होता है, ठीक है? और कार्डियक पेन जो है वो आपका रेडिएटिंग पेन होता है और वो आपका जो है फुल लेफ्ट आर्म
लेफ़्ट शोल्डर, बैक, चेस्ट, राइट शोल्डर, ये पूरा रेडिएट करता है कार्डियक पेन, जबकि आपका जो गैस्ट्रिक पेन है वो बिल्कुल रेडिएट नहीं करता, वो लोकलाइज़्ड होता है और एपिगैस्ट्रियम में रहता है मोस्टली, ठीक है? तो जो है ये चीज़ भी इनको ज़रूर क्लियर कीजिएगा, आपके जितने भी बड़े हैं, जितने भी आपके प्यारे हैं और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उनको ये चीज़ ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि ये एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ये गैस का पेन होता है, ये दिल का पेन बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस ये एक चीज़ मुझे और ऐड करनी थी क्योंकि मुझे एकदम से जाते-जाते फ़नी चीज़ ही याद आई। सो थैंक्स अ लॉट मुझे दोबारा से बर्दाश्त करने के लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे करेंगे और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह उसी टॉपिक के ऊपर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और फिर मैं वही बात बोलूँगा कि अगर आपको एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, पैथोलॉजी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम डायरेक्ट एनाटॉमी से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम पहले सिस्टम्स को समझें, फिर फिज़ियोलॉजी ताकि उन सिस्टम के फंक्शंस को समझें और फिर पैथोलॉजी के वो फंक्शंस जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पैथोलॉजी सामने आती है। पैथो मीन डिज़ीज़, स्टडी ऑफ डिज़ीज़ इज़ नोन एज़ पैथोलॉजी, ठीक है? तो तब तक के लिए जो है अपना ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।